नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप लोग तो आज तो सही होंगे क्योंकि आज तो मौसम बहुत ही कूल है। सुबह से ही बारिश हो रही है, झमझम बारिश हो रही है। पकौड़े खाइए, साथ में चाय पीजिए। ओके, चलिए और क्लास भी लेते रहिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो है 4th पार्ट, यानी कि एमएड 2010 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी का सीरीज चल रहा है। अभी हमें इतना लेट इसलिए हो रहा है, अगर मैं चाहती तो आपको 2 वीडियोस में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बना देती अगर मैं चाहती तो। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको एनालाइज करके किए चलूँ, ताकि मतलब बताते चलूँ कि आपको कैसे कैसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। तो इसलिए मैं ऐसे इस स्ट्रेटजी से पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद ना हो, अगर आप चाहें कि मैं एक वीडियोज़ में 50-100 तो पॉसिबल नहीं है पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में, अगर 2 वीडियो में आप चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं वैसे कर दूँगी, लेकिन मैं पूरे इतने डिटेल्स में बताऊँगी नहीं कि कौन से क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि आपने पूरा फुल सिलेबस तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि बीएचयू का सिलेबस जो होता है अलग होता है और इसका सिलेबस अलग होता है। हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो हैं एक जैसे नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते। सबकी अपनी अपनी जो पर्सन में पढ़ाना होता है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और खैर बीएचयू तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप उसमें जाने वाले हैं। ओके, तो अगर आप बोले तो मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दूँगी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ोगे। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूं। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन को, बट मैं कल नहीं आ सकी। मतलब मैं अगर सही बात बताऊं तो मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं थोड़े बहुत ही जो सीरियस मैटर था उसमें मैं बिजी हो गई, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं है। अगर याद भी आता तो मैं आधे घंटे के लिए ज़रूर आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। हमने थर्ड पार्ट में हमने ये देखा था 75 तक जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से 76, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं आपको इसका मैथ सॉल्व करके बताऊँगी। कोई नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। चलो, बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 62 टू 69 और 69 टू 76 जो लगातार है कि मध्य बिंदुएं हैं, कौन सी है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक वाले पोर्शन में, यानी कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम मीडियन बोर्ड का जो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं। तो उसमें हम एक क्लास पहले निर्धारित करते हैं, एक सीक्वेंस पहले। तो सारे जो रॉ डाटा होते हैं हम उसे एक क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करके उसमें हम एक वर्ग अंतराल बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं, तो उसका हम प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। मैं अभी आपको मैथ्स बताती हूँ इसका कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये जो हो रहा है कि 62 टू 69 का मध्य में बिंदु बोल रहा है। तो आपको क्या करना होता है कि ये 62 जो है ये लोअर लिमिट है और ये हायर लिमिट है। ठीक है, इसको लोअर लिमिट और हायर लिमिट, या लोअर स्कोर या हायर स्कोर बोलते हैं। तो हायर लिमिट या हायर लिमिट या हायर लिमिट या लोअर लिमिट ऐड करना होता है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो हो गया फार्मूला हो गया आपका। तो आपको क्या करना है कि 65, 1 सेकेंड,
62 प्लस 69/2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 131, राइट, ठीक है ना, बाय 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। इसका आंसर कितना आया, ये हो गया 6.55। देखिए अब बोलिएगा आप यहाँ पे, आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे देखिए 6.5 है। और एक दूसरा क्या है हमारा 69 प्लस 76/2। तो हमें क्या करना है, इसका हो जाएगा आपका, सॉरी कितना है 69 प्लस 76/2। तो इसका हो जाएगा आपका 5 और 145 हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 7, उसके बाद हो जाएगा 2.5 72.5 इसका आंसर होगा। तो क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। और भी होता है इसमें कि लोअर लिमिट हायर लिमिट, इसके बीच के क्या जो एक वर्ग अंतराल कितना है वो निकाला जाता है, क्लास इंटरवल। तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं वैसे बताते जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया था कौन सी संस्था भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उच्च परामर्शी समिति है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा CABE, कैब, आपको याद करना है कैब। ये एजुकेशन में 1944 सर्जेंट जो कमीशन आया था उसके पहले, सर्जेंट कमीशन को ही CABE आई थिंक बोलते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन आप हमें बताइएगा, आप भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको क्या करना है, UG से भी रिलेटेड देख लेना है और MHRD से भी रिलेटेड देख लेना है क्या है, NCERT और CABE के भी। CABE को तो आप देखोगे ही। तो आपको क्या करना है, UGC का जो है ना वो चांसलर जो होता है वो आपको देखना तत्काल, मतलब जो प्रेजेंट में है। और MHRD के भी जो वाइस चांसलर जो होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं उनको याद कर लेना है। और फिर NCERT का भी जो फिलहाल के हैं चांसलर उन्हें याद कर लेना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, ये तो थोड़ा बहुत आप लोग देख ही लोगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है। तो केंद्रीय विद्यालय से बिल्कुल नहीं, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा से तो बिल्कुल ही नहीं, अनिवार्य उच्च शिक्षा से नहीं, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोरिलेशन टेक्निक इज अप्रोप्रिएट व्हेन द नेचर ऑफ बोथ ऑफ योर वेरिएबल्स इज डाइकोटोमस, ठीक है, डिस्कोटोमस, ठीक है। यानी सहसंबंधात्मक तकनीक का कौन सा प्रकार उपयुक्त होता है जब आपके दोनों चर द्विविभाजक हो, डाइकोटोमी जिसे बोलते हैं, डाइकोटोमस। तो ये है, तो जब ये इसका आंसर होगा बाइसीरियल कोरिलेशन। मैं सारे जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन क्या होता है, मैं इसका एक ब्रॉडली एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा डीप इसमें जाना नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो उसी से काम चल जाएगा। स्पीयरमैन और आपको पार्शियल जो पढ़ना है वही बस पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव एंड फॉर्मेटिव होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, इवैल्यूएशन भी होता है। तो ये कब होता है समेटिव इवैल्यूएशन, लास्ट सेशन, लास्ट जो हम लोग का एनुअल होता है एग्जाम, उस टाइम का होता है ये समेटिव इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, टेस्ट द आफ्टर सेशन लर्निंग
आंसर इसका थर्ड ही होगा। गिव फीडबैक ऑफ फीडबैक टू स्टूडेंट नहीं होता, वो फॉर्मेटिव में होता है। गिव फीडबैक टू टीचर ये भी फॉर्मेटिव में ही होता है। टेस्ट द ऑब्जेक्टिव इन मिडिल ऑफ सेशन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। विच इज़ नॉट अ यूजफुल काइंड ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। फ्रोबेल के बारे में जैसे मैंने बताया था कि आपको एजुकेशनल थिंकर के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको आपको पढ़ना है। एजुकेशन के 5 जो कंपोनेंट हैं उससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट, उसके बाद क्या करिकुलम है, क्या उनके अकॉर्डिंग क्या ये टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, तो इन्होंने सब दिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मोनो डांस। मोनो डांस यानी कि जो अकेले, देखिए यहाँ पे मिलाइएगा कि जहाँ पे यहाँ पे देखिए चौरस है, समूह गान है, मोटर प्ले है, यूज ऑफ गिफ्ट्स है। गिफ्ट्स के आदान प्रदान से ही जो बच्चों में इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो वो भी एक ग्रुप ही हो गया। तो यहाँ पे जो एक है वो नहीं है इम्पोर्टेंट उनके लिए। इन ऑब्जर्वेशन मेथड इज डन, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, तो बिहेवियरल एनालिसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग सेल्फ बिहेवियर, स्टडी ऑफ अदर। इसका आंसर जो होगा 4 होगा, स्टडी ऑफ अदर्स। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करने का मतलब देखना ही नहीं होता है। हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी फील करते हैं, जो भी सुनते हैं, या जो भी देखते हैं, सुनना, देखना, स्मेल के थ्रू भी होता है। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं 5, हमारी ज्ञान इंद्रिया जो होती है, ज्ञान इंद्रिया यानी ज्ञान को अर्जित करने वाली इंद्रिया जो होती है, उसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, खुद को। तो हमारा जो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो तो नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम दूसरे के ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टडी ऑफ अदर बिहेवियर, स्टडी ऑफ अदर्स बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट है, इफ 2 different teachers evaluate a answer book and there is difference in marks, then in question paper there is, यानी कि पूछता है एक उत्तर पुस्तिका को अलग अलग शिक्षकों द्वारा मूल्यांकित करने पर यदि प्राप्त अंकों में अधिक अंतर आता है तो प्रश्न पत्र क्या होगा, उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होगी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एक उत्तर पुस्तिका है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक उत्तर पुस्तिका को अलग अलग शिक्षकों द्वारा, यानी ये स्टूडेंट है, एग्ज़ाम दिया है इसने, और इसकी जो एग्ज़ाम पेपर होता है, पेपर है वो, ठीक है। अब इसको 2 टीचर ने इवैल्यूएट किया, ठीक है, और एक के द्वारा आया 9 मार्क्स और एक के द्वारा आया कितना, मान लेते हैं 90 मार्क्स। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन ही रिलायबल नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब टीचर्स जो हैं उनमें दोनों में जो है सब्जेक्टिविटी आ गई, यानी कि वस्तुनिष्ठता की कमी है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र क्या है, वो अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो रिलायबल होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात देखें तो भी रिलायबल बोल सकते हैं, लेकिन रिलायबल का मैं कंसेप्ट अलग होता है, वो बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तुनिष्ठता की कमी है। रिलायबिलिटी तब बोली जाती है जब हम किसी एक क्वेश्चन को किसी एक बच्चे से टेस्ट करवाएं, उसका हमने टेस्ट किया, उस बच्चे पे इम्प्लीमेंट किया, यानी उस बच्चे से हमने बोला कि इस पेपर को आप सॉल्व करो, और फिर उसी पेपर को हमने 10 दिन बाद उससे सॉल्व करवाया और दोनों का मार्क्स सेम नहीं आया, तब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है रिलायबल नहीं है। फर्स्ट टाइम में तो बच्चे ने कैसे भी करके आंसर दे दिया, और सेकेंड टाइम में वो दे नहीं सका, या हो सकता है कि बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्या था नहीं अच्छे से मार्क्स दिया, लेकिन आगे चल के फिर उसने दे दिया। तो ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं, तो उस कंडीशन को रिलायबल बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका टेस्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, आपको उसी में पढ़ना होगा। स्टैटिस्टिक वाले पोर्शन में ही आते हैं, यानी जो आपका एक पेपर होगा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल वॉज एडेड लेटर इन द
प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने फर्स्ट में आपको बताया था कि आई थिंक पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब डाला गया, तो 1976 में। और उसी टाइम हमने बताया था कि उसी टाइम सेक्युलरिज्म जो वर्ड है और सोशलिज्म उसी टाइम ऐड किया गया। तो ये आपको याद होगा कि धर्मनिरपेक्षता उस टाइम बाद में जोड़ा गया। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता पहले से था, लेकिन ये आपको बाद में जोड़ा गया। ये आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो होता है उससे संबंधित है क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी बोल रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उसको चलाने हेतु अधिकृत करता है। तो जो माइनॉरिटीज जो है, जैसे आपने देखा होगा मदरसा चलता है, ये सारे चलते हैं, या अदर कम्युनिटी है उनके भी अलग अलग अपने अपने स्कूल चलते हैं, तो उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो वो है 29। ये भी आपका 29 और समुदाय बनाने के, यहाँ पे 30 भी आंसर, 20 और 30 दोनों जो है उससे संबंधित है। लेकिन जो आपका 30 है ना, 30 या 29 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे भी, कि 30 जो है बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने का परमिशन वो देता है, प्रोविज़न है, और 29 जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया द नाइट स्कूल वर ओपनड एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ किसके, तो भारत में ब्रिटिश काल में रात्रि शालाएं किसके प्रभाव के कारण खोली गई, नाइट स्कूल्स, तो वुड डिस्पैच इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये सारे आपको कमीशन याद करने हैं, जैसे हंटर कमीशन है 1882 में आया है, सैडलर कमीशन है 1917 में आया है, मैकाले मिनट है 1835 में आया है, वुड डिस्पैच है 1844 में आया है। मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, और सारे कमीशन को आपको याद रखना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा समस्या। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन बुद्धिस्टिक करिकुलम, तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो वैदिक कर्मकांड। जैसे कि मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बौद्ध जो है वेद की सत्ता को नहीं मानते। आपका इसी क्वेश्चन का एकदम बहुत गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि इसी पेपर का हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ये था कि कौन सी जो है दर्शन वो वेदों की सत्ता को नहीं मानती। तो हमने पढ़ा था सांख्य, और उसी टाइम हमने बताया था चरवाक दर्शन के बारे में, बौद्ध और जैन के बारे में। तो हमने बताया था कि बौद्ध और जैन दोनों तो ईश्वर की सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन वेद की सत्ता को नहीं मानते। वो वेद को मतलब इग्नोर करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उसका समर्थन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो चिकित्सा शास्त्र होगा, तर्कशास्त्र होगा, मिलिंद प्रश्न होंगे, लेकिन वैदिक कर्मकांड बिल्कुल नहीं होगा। तो बस अगर आप वहाँ पे अगर अच्छे से फोकस करके पढ़ रहेंगे तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन 1972 इज नोन एज, कौन सा रिपोर्ट, अब आप ही बताइए। कल मैंने, आप याद कीजिए गौर से, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, एक्स्ट्रा बताया था आपको क्वेश्चन। वो क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन कैसे, एक ही क्वेश्चन को कैसे दो टाइप से इसे तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कल पूछा था जो यूनेस्को का इंटरनेशनल कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एडगर फॉर हमने बताया था, और जो रिपोर्ट आया था हमने बताया था लर्निंग टू बी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि उस प्रतिवेदन का नाम क्या था, तो लर्निंग टू बी। ठीक है, गौर से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे फोकस करोगे तो आपका 110% गारंटी है कि आपका 1 to 10 रैंक में आएगा। अगर नहीं आया तो आप हमें बताइएगा।
अब इतने सारे बच्चे हैं, आप बोलोगे कि इसमें से कितने कितने देख रहे हैं, कितने का आएगा, लेकिन जो फॉलो करेगा उसी का तो आएगा। हाँ, क्योंकि किसी को ना किसी को तो आना ही है, तो क्या पता आप लोगों में से हो कोई। आर्टिकल 25 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। ये तो आप लोगों ने मौलिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा, तो आपको तो ऑफकोर्स याद होगा ही। इफ द डिपेंडेंट variable decreases with the increase in independent variable, the correlation is in which direction? यदि स्वतंत्र चर के बढ़ने पर निर्भर चर कम होता है तो सहसंबंध किस दिशा में होगा? तो इसका आंसर होगा नकारात्मक, नेगेटिव। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, देखिए कोरिलेशन, देखिए स्टैटिस्टिक्स से ये भी आप गौर देखो और सेट आंसर के साथ बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपके पास कि आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा होगा कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ताकि उस टाइम आप एनालाइज कर पाओगे किस पार्ट से, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए कोरिलेशन जो होता है, एक बोल रहा है, मैं पहले बता दूं कि स्वतंत्र चर क्या है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चर क्या होता है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स क्या होता है, ट्रेट होता है, गुण होता है, क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट है, टीचर एंड स्टूडेंट है, तो इसमें टीचर जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट है। आप बोलोगे आप क्यों क्यों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है? तो इसलिए कि क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा वहीं आपके अचीवमेंट पे रिजल्ट आएगा। आपका जब अचीवमेंट ही उनके लिए रिजल्ट होगा कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आया, ठीक है। अगर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, टीचर ने अच्छे से स्टडी से नहीं पढ़ाया तो अच्छा नहीं आएगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये तो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये तो आपकी गलती है, अगर पढ़ा तो आपके अच्छे से रिजल्ट आएगा, आपका बीएचयू में एडमिशन होगा जिस काम के लिए आप कर रहे हो। और मैं अगर इसी अगर मैं अच्छे से ना पढ़ाऊँ, अगर दूसरा चीज़ ही पढ़ाऊँ या आप दूसरा वीडियो ही देखें, या टीचर जो है हम अच्छे स्ट्रेटजी से आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है वो ना हो सके, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट जो होता है डिपेंडेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बढ़ोतरी होगी और निर्भर चर जो है डिपेंडेंट चर उसमें डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव संबंध होंगे। अगर दोनों एक साथ बढ़ेंगे, दोनों एक साथ घटेंगे तो ये पॉजिटिव होता। लेकिन जब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, या क्या बोलते हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स नीचे आए, ऊपर जाएगा, इंडिपेंडेंट नीचे जाएगा, तो भी ये नेगेटिव ही होगा। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हो गया है। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकती हूँ। आप बताइएगा कि आपकी पढ़ाई और एमएड का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है, ठीक है, यानी कि आपका जो एमएड का एंट्रांस का रिजल्ट आएगा वो आपका अचीवमेंट, एडमिशन होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन उसका और आप में दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया। उतना तो डीप नहीं आया होगा, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल बताई हूँ आपको ईजी वे में, तो आप, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा और आप बता दोगे। तो अगर आप ऐसे बताते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ये भी लगेगा चलो मैं पढ़ा रही हूँ तो अच्छे से पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र नहीं माना जाता। तो इसमें हो जाएगा, देखिए मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज भी आते हैं, शिक्षण अधिगम लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आते हैं। बस क्या नहीं आता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं आती, एकदम ये अलग है। आप देख सकते हो, क्योंकि मनोविज्ञान में हम बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, बच्चे का बिहेवियर को इवेलुएट करते हैं, बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसके लिए लर्निंग थियरी वगैरह हम बनाते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वो हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसको वो फर्स्ट आ रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, ये सारी हम बातें उसका हम स्टडी करते हैं मनोविज्ञान में। और व्यक्तिगत विभिन्नता तो आप जानते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेज,
everyone is unique in this world. Next है the 10+2+3 pattern of school and higher education was first suggested. अब यहाँ पे बोलोगे आप कंफ्यूज होगे, आई नो, क्योंकि एक जो था वो था दिया था सैडलर कमीशन ने और एक कोठारी कमीशन ने। तो अगर मैं आंसर यहाँ पे बताती हूँ 2 तो आप बोलोगे 4 क्यों नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको आंसर क्या देना है, कोठारी कमीशन है कि बहुत साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार कोठारी कमीशन ही आ रहा है बीएचयू में, बीएचयू के अकॉर्डिंग। तो आप भी इसका यही आंसर दोगे, क्योंकि हम ये माइंड में रखना है कि प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि जब देश मतलब जो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था सैडलर कमीशन 1999 में, और कोठारी कमीशन हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1966 में, ठीक है। तो आपको कोठारी कमीशन ही लगाना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेज ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्म पूर्व विकास की अवस्था नहीं है, तो वो होगा कंसेप्ट फॉर्मेशन, क्योंकि जन्म पूर्व विकास की अवस्था, देखिए विकास की अवस्था स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज इसलिए बोल रहा है कि जब आप पढ़ते हो कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है, यानी कि इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद मेंटल वहीं आ जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है जिसमें कंसेप्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो जन्म के बाद की होती है, फेज होता है, लेकिन ये प्री नेटल बोल रहा है तो कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा। फेटस, जाइगोट, एम्ब्रियो ये तो पहले की अवस्था है, प्री नेटल है। During the medieval period, major emphasis of education in the maktab was on कुरान पढ़ना, ये तो आपको याद ही होगा, रेसिटेशन ऑफ कुरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो जैसे हमने बताया था आपको कि मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन और पोजीशन, तो इसमें मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड बताया था सिर्फ। और आज देखिए क्या बताया है, इसमें पोजीशन बताया, मेजर ऑफ पोजीशन। तो प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल तीनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। और ये बहुलांक क्या है, आपको अगर ये भी याद रहेगा, अगर आपको पूरे पोजीशन याद रहेंगे, चारों टाइप, तीनों के सारे सब टाइप जो हैं, अगर आपको याद रहेंगे तो ये आप आसानी से आंसर दे सकते हो। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको पे फोकस करो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 3R इन SQ3R मेथड ऑफ स्टडी। ये जो है एक पढ़ने की स्ट्रैटेजी है। SQ3R मतलब होता है, SQ मतलब होता है SQ मतलब होता है सर्वे, आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन सर्वे, क्वेश्चन, उसके बाद 3R का होता है रीडिंग, उसके बाद होता है रिकॉल, सॉरी रिसाइट एंड रिव्यू। यानी कि एक बार इसका जो होता है ना, हम कोई मोटा मोटी हम देख लेते हैं एक बार चैप्टर, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं किसी चैप्टर का क्वेश्चन क्या पूछा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक बार रीडिंग पूरे जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रिसाइट करते हैं और फिर लास्ट में जाकर रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत पहले याद किए गए बातों को हम नहीं कर रहे हैं रिकॉल, हम रिसाइट कर रहे हैं, मतलब अभी हमने थोड़ा देर पहले ही देखा है उसी को हम रिसाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है placing education in the concurrent list of the constitution means the educational finance is the responsibility of गवर्नमेंट एंड किसको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये क्या बोलेंगे कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में आपको रखना है। फाइनेंस वर्ड है ये, और एक कंकरेंट लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था, 1946-7 में, और किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है।
तो फाइनेंशियल जो है बात आती है तो स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट दोनों बात ध्यान में रखता है, क्योंकि पहले जो क्या था एजुकेशन का सिस्टम बहुत ही मतलब रफ था, हम बोले तो बद से बदतर था उस टाइम। जो जब मतलब स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करता था, जो चलाना होता वो करता था, जो करिकुलम क्या पढ़ाना है जो अपने खुद ही सेट करता था। इसीलिए सारे जो एजुकेशन सिस्टम थे वो कहीं 11th क्लास तक था, तो कहीं उसके बाद 12th जो था ग्रेजुएशन से इंक्लूड था। तो इसलिए उसके बाद इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। गवर्नमेंट और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर चलाती है फाइनेंस को, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है, हेल्प मिलता है एजुकेशन को दोनों से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट आ गई पर्सनालिटी मेजरमेंट की, यानी कि निम्नलिखित में से किसका नाम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधियों से संबंधित है, तो रोड्सा होगा। जब आप ये भी याद रखोगे कि जैसे बीनेट है ये इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, प्याजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और टर्मन जो है ये भी आईक्यू से रिलेटेड है, ठीक है, यानी इंटेलिजेंसी से। रोड्सा जो है एक अलग है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो मैं बाद में जब साइकोलॉजी पढ़ाऊँगी आपको अलग से, मतलब साइकोलॉजी पढ़ाऊँगी नहीं, वैसे मैं तो पढ़ाने वाली हूँ, बस वेट कर रही हूँ टाइम फ्री हमें मिले, फुल फ्री टाइम मिले तो मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इसका क्या होगा आंसर, अपनी कक्षा में उम्रदराज होना। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है ना कि थोड़े बच्चे, हम जीनियस नहीं बोल सकते क्योंकि जीनियस और वीक कोई नहीं होता, ठीक है, सबकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है, अपनी यूनिक इंटेलिजेंसी होती है। हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ये कहना कि ये इंटेलिजेंट बच्चा एक्सेलेंस है, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। इंटेलिजेंसी कैसे ये डेवलप हुआ, जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे हाँ ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस अपने आप ही जो साइंस ने कह दिया तो हम मान लेते हैं। तो जब आप एमएड में जाओगे तो पढ़ोगे तो आपको पर्सपेक्टिव जब आपका बिल्ड किया जाएगा, उसमें कुछ रीडिंग आपको पढ़ने को मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इंटेलिजेंसी नाम का कुछ ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंसी फर्स्ट थोड़ा सा मैं स्टोरी बताती हूँ। बिने ने जो आप जानते होंगे कि बिने ने जो है फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंसी टेस्ट का डेवलप किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम इंटेलिजेंसी टेस्ट का उन्होंने कुछ नहीं क्या बोले, उन्होंने कुछ नहीं मतलब क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे तो उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि उनके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन की अरेंजमेंट की जा सके, एजुकेशन की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए उन्होंने एक स्किल बनाया, कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाए गए कि बच्चा इसे सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसे वैसे इन्वायरमेंट देंगे। लेकिन जब इसे अमेरिका में जो टर्मन है या गिलफोर्ड है वो ले गए वहाँ पे, तो उन्होंने इसके साथ डिसमेंटलिंग किया और उल्टा पुल्टा करके एक वहीं पे फर्स्ट टाइम टेस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। ये ना समझिए कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं नहीं, पता नहीं मेरा बीएचयू में होगा या नहीं। सब मेहनत करोगे सबका निकलेगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर होगा 2। तो आज हम यहीं पे बंद करते हैं, मैं भी थक गई हूँ बहुत बोलते बोलते। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा हो, ताकि मेरे ये बोलने का जो वेस्ट ना हो, मैं जो लगातार बोलती जा रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और आज से हम मिलते हैं ऑनलाइन डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।